नागरिक अधिकार पत्र कहाँ तक हुआ था इसमें? नागरिक अधिकार पत्र कहाँ शुरू किया गया था स्टार्टिंग में? किसने शुरू किया था? जॉन मेजर 1991 में वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नागरिक अधिकार पत्र शुरू किया था। उन्होंने क्या स्टेटमेंट कहा था इसको स्टार्ट करते हुए? अब तक सरकार की बारी थी, परंतु अब नागरिकों की बारी है। ठीक है। तो नागरिक अधिकार पत्र क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस को और अच्छा कैसे बनाता है? इसमें ऐसी क्या बात है जिसे ये बेटर कर देता है? हम्म। बहुत बढ़िया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसको बेहतर बनाती हैं नागरिकों के संदर्भ में, जैसे आपने बताया कि गुणवत्ता पूर्ण, सॉरी, शिकायत निवारण तंत्र, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सिटीजन चार्टर को अच्छा बना देती हैं। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद, जैसे अगर भारत सरकार की ही बात करें तो भारत सरकार ने 1996 1996 97 में जो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों का जो सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान इसको अपनाने की घोषणा की थी। और उसके बाद विभिन्न सरकारी विभागों ने इसको अपनाया। लेकिन भारत में एक बड़ी समस्या बन के आती है कि इसको अपनाने के बावजूद उसको ठीक ढंग से प्रभावी नहीं बनाया जा सका, इफेक्टिव नहीं हो पाया वो। अब उसका बड़ा रीजन क्या हो सकता है? भारत में नागरिक चार्टर बनाया तो गया, अपनाया गया, बहुत सारे देशों ने अपनाया। ब्रिटेन ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने इसको अपनाया। तो कुछ बात रही होगी तभी तो दुनिया भर के देशों को एक नया आयाम मिल गया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिसमें नागरिकों को ही ध्यान में रख करके, नागरिकों को ही केंद्र में रख करके काम किया जाए। और जब हर विभाग, हर सरकार नागरिक को ध्यान में रखकर ही कोई काम करेगी तो वो और ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए 1998 में टोनी ब्लेयर, जो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी इसको अपनाया और इसको थोड़ा इसके सिद्धांतों को और बड़ा कर दिया। जैसे इसमें तो मूलतः 6 सिद्धांत थे जो 1991 में सिटीजन चार्टर आया था। उसको बढ़ा के 9 सिद्धांत, वो जो सिद्धांत है ना उसको मिल मिला के आपको बताया गया। वो जैसे एग्जैक्टली पॉइंट में तो नहीं बताया है, लेकिन आपको बताया गया है, जो आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए गए हैं। अगर उनको आप ध्यान ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें उन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने बात करी है गुणवत्तापूर्ण सर्विस डिलीवरी की, और हमने एक स्टैंडर्ड, जो भी सर्विसेज दी जाए नागरिकों को, जो भी सिटीजन्स को सर्विसेज हम दें, वो एक समय समय के अंदर, मतलब एक निश्चित टाइमलीनेस जिसको बोलते हैं, एक निश्चित टाइम के अंदर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से उन तक जो है कोई भी योजना पहुंचाई जाए। पारदर्शिता और जवाबदेहिता तो हर एक सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप सिटीजन चार्टर पढ़ेंगे, चाहे आप गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे, उनके दो महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। फीडबैक सिस्टम की जो भी योजनाएं बन रही हैं
जनता को भी उसमें शामिल करके उनसे पूछा जाए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर जनता भागीदार रहेगी नहीं तो फिर फीडबैक कैसे मिल पाएगा। ठीक है। और उसके बाद शिकायत निवारण तंत्र की भी बात की गई है। ठीक है। तो शिकायत निवारण तंत्र में जैसे सिटीजन चार्टर बनता है, उसकी योजनाएं लागू होती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ योजनाओं को लागू किया जाता है लेकिन ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाती। तो फिर जब ठीक ढंग से लागू नहीं हुई तो दंड स्वरूप क्या कौन सी कार्रवाई करेंगी। जैसे जनता को जब पता चला कि नहीं आपने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया, फिर उसको सही कैसे किया जाए। तो जैसे एक बार सिटीजन चार्टर लग गया, उसके बाद उसको फिर ठीक कैसे करेंगे, ये भी एक सिस्टम है। ये नहीं है कि मतलब कोई चीज गड़बड़ हो गई फिर उसको छोड़ दो। कोई चीज एक बार बुरी हो जा रही है तो उसको बेहतर कैसे किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। तो उसको भी इन्हीं सिद्धांतों में शामिल किया गया। तो ये जो सारे सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत 1991 के सिटीजन चार्टर में शामिल थे। फिर इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ा दिया गया 9 सिद्धांतों के साथ। वो जो मैंने आपको आगे बताया था कि एक चार्ट मार्क करके आया था ना, वो उसको एक प्रकार का अवार्ड ही आप समझ सकते हैं कि जो 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 विभाग बेहतर काम कर रहे थे उनको ये टैग लगा दिया जाता था कि देखिए इनके यहाँ सिटीजन चार्टर का सबसे बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है, उसका सही ढंग से उपयोग हो रहा है। तो उसको भी बदल दिया गया बाद में, उसको बदल क्या और कर दिया गया था, उस सिस्टम को और आगे चल के बदल दिया गया। हाँ कस्टमर। हाँ। हाँ तो वो भी अवार्ड ही एक प्रकार से, अगर आप उसको पूरा बोलेंगे तो एक्सीलेंस अवार्ड हो जाएगा वो। तो उसमें उस सिस्टम नाम बदल दिया। अब वही सारे सिस्टम जो है उनको भारत में भी लागू करने का प्रयास किया गया। तो भारत में पहले तो सिटीजन चार्टर लागू हुआ। फिर जब सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आई, सेकंड एआरसी मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग, उसने क्या किया अपने दूसरे अपने सुझावों में कहा कि भारत में सेवोत्तम मॉडल लागू किया जाना चाहिए। ये सेवोत्तम मॉडल वही था जो ब्रिटेन में सर्विस एक्सीलेंस, कस्टमर सिटीजन सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड था, उसी को भारत में सेवोत्तम कहा गया। सेवोत्तम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक सेवा और एक उत्तम। तो मतलब नागरिकों को कितनी बेहतर सेवा दी जा सकती है, उसी को बोलेंगे सेवोत्तम। और सरकार का बेसिक काम क्या है, सरकार का बेसिक काम यही है ना, नागरिकों को सेवा प्रदान करना। तो जितनी बेहतर आप सेवा प्रदान करेंगे ये माना जाएगा कि आपकी सरकार उतनी ही अच्छी है। ठीक है। अब उसको करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होने चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं होगा तो आप कहाँ से उस तरीके को अपनाएंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर सरकार कोई योजना ला रही है या कुछ भी कोई स्कीम ला रही है तो उसमें नागरिकों के पास विकल्प होना चाहिए। जैसे कई बार नागरिक खुद तय करते हैं, जनता खुद तय करती है ये जो योजना आई है, इस योजना से हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है, इसके बजाय कोई दूसरी योजना हो जो इससे बेहतर हो सके, तो वो अपने आप को उस तरफ स्विच कर देते हैं। तो ये अगर विकल्प नागरिकों के पास नहीं होगा तो दिक्कत है। ये विकल्प होना चाहिए हर व्यक्ति के पास, जैसे एक कस्टमर के पास प्रोडक्ट्स खरीदने के विकल्प होने चाहिए। जैसे मेरे को ये वाला सामान नहीं पसंद आया तो मैं दूसरा खरीदना चाह रहा हूँ, तो दुकानदार के पास उस दुकानदार की दुकानदारी ज्यादा चलेगी जिसके पास जितने ज्यादा मल्टीपल या डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। एक ही एक ही सामान के कई विकल्प होंगे, वही दुकानदार चलेगा। जिसके पास जितने कम विकल्प हैं वो दुकानदारी उतनी कम ही चलती है। तो ऐसे सरकार भी है कि उसके पास जितने विकल्प होंगे उतना ही ज्यादा उसकी सरकारी योजनाएं चल पाएंगी। ठीक है, ये मामला है। अब एक और बड़ा सिस्टम है, ये जो सिद्धांत है इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक और है जिसको हम कहते हैं मूल्य। मूल्य का मतलब होता है वैल्यू। वैल्यू किस चीज की वैल्यू, हम लोग जो टैक्स देते हैं उसका वैल्यू होना चाहिए ना। जैसे जो हम पैसा दे रहे हैं सरकार को, उस सरकार को हम अपना अपने आय का कोई हिस्सा प्रदान कर रहे हैं। अब अगर अपने आय का कोई हिस्सा प्रदान कर रहे हैं तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसके मूल्य को समझे, गलत इस्तेमाल ना करे उसका या दुरुपयोग ना करे उस वैल्यू का। जैसे आप, अगर आपकी बात कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर आप क्या कहते हैं कि लग रहा है यहाँ मेरा कोई मूल्य नहीं। ऐसे ही बोलते हैं ना। तो यहाँ मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं, इसका यही मतलब होता है कि जनता जो भी टैक्स पे कर रही है सरकार को, वो क्यों कर रही है, वो अपने कल्याण के लिए कर रही है ना, कि सरकार जनता का क्या करेगी, वेलफेयर करेगी। अब अगर सरकार उस जनता के टैक्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रही, उस फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रही, तो फिर वो क्या सरकार अच्छी मानी जाएगी।
तो सिटीजन चार्टर में इसको भी निश्चित करने की बात करी गई कि सरकार की जिम्मेदारी है या विभागों की जिम्मेदारी है कि वो जनता के द्वारा पे किए गए टैक्स का वैल्यू समझ आई बात। ये वैल्यू वाला मामला समझ में आया ना। तो ये उन 6 सिद्धांतों में शामिल किया गया। कुछ इसमें सिद्धांत हैं, जैसे एक तो गुणवत्ता है, मानक है, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, फीडबैक सिस्टम, ये तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है इसमें। ये जो वैल्यू है इसको आप ऐड कर सकते हैं, वैल्यू। ठीक है। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, वो बस आपको समझने की जरूरत है। लिखने का तो मैंने उसमें ऐड करवा ही दिया है आपको। ठीक है। और एक उत्तरदायित्व का 2 स्तर समझ लीजिएगा। उत्तरदायित्व हम बहुत बार पढ़े हैं, जैसे अगर हम आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं तो उत्तरदायित्व 2 प्रकार का होता है। कभी अगर आपने उत्तरदायित्व पढ़ा होगा तो एक एक तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। नहीं, पर्सनल। हाँ, ये पर्सनल उत्तरदायित्व है, या आप इसको इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है। और एक दूसरा होता है कलेक्टिव। सामूहिक उत्तरदायित्व। कोई बताएगा इसमें क्या अंतर होता है? हाँ, बताइए। हम्म। जी। अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा जाए तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप बताएंगे क्या है? कि अगर मैं पूछूं कि कहीं पर जैसे मान लो एक मंत्री कोई गलती कर रहा है। ठीक है। जैसे किसी एक मंत्री ने कोई गलती कर दी, तो वो फिर क्या कर सकता है? भारत में ऐसे समझो कि ये दोनों एक साथ लागू होता है। जैसे अगर मंत्री कोई गलती कर रहा है, अगर मंत्री की उस गलती पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है, तो ये संभव है कि सामूहिक उत्तरदायित्व उसको नुकसान पहुंचा दे। नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि उसकी सरकार गिर सकती है। इसलिए जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, तो जो मंत्री है वो उसको जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया जाता है। तुरंत उसकी आलोचना होती है, चारों तरफ निंदा होने लगती है और उसको सिस्टम से बाहर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब सिस्टम में एक रोगाणु घुस जाता है, एक वायरस घुस जाता है, पूरा सिस्टम क्या हो सकता है? संक्रमित हो सकता है। और उस संक्रमित सिस्टम को समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है उसको लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा में काम करेगा, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रेसिडेंट के लिए काम करेगा। हालांकि प्रेसिडेंट तो बस नाम मात्र का है, एक्चुअली में वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही अगर देखा जाए तो। और दोनों आपस में बहुत खतरनाक तरीके से, या ऐसे कहो कि बहुत गंभीर, बहुत बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया अभी, एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो माना जाएगा पूरे समूह की गलती है। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लो इस क्लास में अगर कोई एक मिस्टेक हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि पूरे क्लास की गलती। क्यों? जब वो मिस्टेक हो रही थी तो पूरा क्लास तो यही था ना, उसको रोकना चाहिए था गलती से। तो इसका मतलब पूरे क्लास की गलती। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। एंड डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी एंड पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कि आप अपने काम के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिक्वेंसेज। जो भी परिणाम होगा उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल। बट इन द सेंस ऑफ पॉलिटी, इन केस ऑफ पॉलिटी, बोथ आर हाईली कनेक्टेड। मैं बोला ना कि अगर कोई एक संक्रमित हो गया तो उससे सभी लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए एक को तुरंत हटाना पड़ेगा। जैसे आपके बॉडी का कोई एक अंग खराब हुआ तो काट के निकालना पड़ेगा, कैंसर हो गया उसको तो। अदरवाइज पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? संक्रमित हो जाएगी। तो समझ आया? अच्छा, ये वहां से कैसे कनेक्टेड है? वहां से ऐसे कनेक्टेड है कि जैसे मान लो जो विभाग होता है, तो अगर हम विभाग को एक संगठन मान लें, ये मान सकते हैं ना, वी कैन एज्यूम डिपार्टमेंट एज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कंपनियों को तो ऐसे ही बोलते हैं। अब कोई डिपार्टमेंट है, और
उसी को अगर संगठन के रूप में देखें तो यहाँ मामला ये आ सकता है कि संगठन में काम करने वाला हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा और पूरा संगठन भी रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मान लो एक कंज्यूमर के लिए एग्जाम्पल के रूप में, आप किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, आप किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पर काम करने वाला हर एक व्यक्ति आपको रिस्पॉन्सिबल होगा। हर एक व्यक्ति, अगर वो कोई गलती कर रहा है तो वो भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसकी गलती की वजह से पूरा संगठन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये वही सीधा सीधा सिद्धांत है दोनों का। ठीक है, जैसे अगर किसी संगठन के खिलाफ, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में आप चले गए किसी दुकान पे और आपके साथ कोई नाइंसाफी हो गई, आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो आप किसके खिलाफ केस करने जाएंगे? करेंगे ना, लेकिन गलती किसकी है? एक्चुअली में देखा जाए गलती तो व्यक्ति की है, लेकिन अधिकारों का उल्लंघन आपको आपके हुआ है उस संगठन के द्वारा, तो अल्टीमेटली संगठन ही जो है जिम्मेदार होगा। लेकिन नपेगा वो भी, ऐसा नहीं कि वो बच जाएगा, क्योंकि गलती तो उसने करी है, लेकिन उसकी एक गलती से ही पूरा संगठन इन्वॉल्व है, पूरा संगठन कनेक्टेड है। तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व था, लेकिन संगठन का सामूहिक उत्तरदायित्व बनता था कि वो गलती ना करे। अगर उसने गलती कर दी तो वो भी जिम्मेदार है और पूरा संगठन जिम्मेदार है। समझ आई बात? ऐसे ही अगर कोई एक मंत्री गलती करता है, पूरा मंत्रिपरिषद जिम्मेदार हो जाता है उसके लिए, इसलिए उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? तो ये संगठन में जैसे कोई डिपार्टमेंट सिटीजन चार्टर लागू कर रहा है, तो पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सही ढंग से लागू करे जनता के प्रति, क्योंकि जनता के प्रति वहां काम करने वाला एक व्यक्ति भी जिम्मेदार है और वो पूरा संगठन भी जिम्मेदार है, पूरा डिपार्टमेंट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या छोड़ो उसको, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, हाँ, वो जो पूरी मिनिस्ट्री है वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें काम करने वाले एक एक व्यक्ति वो भी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही जैसे मंत्री भी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, और पूरी मंत्रिपरिषद, मतलब पूरी सरकार और उस सरकार में काम करने वाला एक मंत्री, दोनों जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक है, यही समझाने का प्रयास था। तो ये जो सिद्धांत थे उसमें, अच्छा कहाँ तक लिखा था आपने? एआरसी ने जो सजेशन दिया था वो लिख लिया था क्या आपने? लास्ट लाइन कोई बताएं। नहीं, वहां तक नहीं हुआ, यहीं तक हुआ है ना। 2008 में इसे बदलकर कस्टमर सिटीजन सर्विस एक्सीलेंस मॉडल की शुरुआत की गई, यहीं तक लिखा है ना। नहीं, पीडीएफ तो भेजा था मैंने। कोई बात नहीं, जिसने लिख लिया है उसके लिए बेटर है। ठीक है, मैंने ऐसे बोला था क्या लिखने को? अच्छा, और किसने नहीं लिखा है? और कहाँ तक लिख लिया है ये भी दिखाई। वहीं तक लिखा है बस? तो वहीं तक तो मैंने लिखवाया भी है। चलिए लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए। जो लिख लिए हैं वो क्यों लिखूं? कितने लोग लिख चुके हैं, हाथ उठाइए। अगर बहुमत लिख लिखा है फिर नहीं लिखवाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो लगभग 50% लोगों ने लिखा हुआ है। मतलब जाने देते हैं ना। हाँ, तो वो पीडीएफ में लास्ट तक कहाँ है, जरा दिखाई तो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लिख लेंगे तो ये तो मेरे लिए और बेहतर हो जाएगा। मेरे दिमाग से उतर गया था, मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है आपको। अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है। चलिए कोई नहीं। चलिए ये बताइए कि लिखे हैं तो कुछ पढ़े भी तो होंगे उसमें, कुछ थोड़ा बहुत। कुछ और लिखे हैं तो उसमें से कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े?
समझ में नहीं आया था क्या? चलिए बताइए, लिखा है आपने तो ये बताइए, भारत में सिटीजन चार्टर सही ढंग से लागू नहीं हो पाया था, मतलब लागू तो हुआ था, प्रभावी नहीं हुआ था, उसके कुछ कारण बता दीजिए। एक दो कारण बताइए, क्या ऐसी समस्या आई होगी कि भारत में सिटीजन चार्टर उतना प्रभावी नहीं था। ऐसा बोले कि मुझे सुनाई दे। मंत्र नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ने को बोल रहा हूँ। भारत में सिटीजन चार्टर, बताइए। अरे जितनी मैंने उसकी खासियतें बताई हैं, जितनी इम्पोर्टेंस है, वही कुछ गड़बड़ हुआ होगा ना। खराब गुणवत्ता के सिटीजन चार्टर, अब कैसे ये पता लगेगा कोई खराब गुणवत्ता का सिटीजन चार्टर है? ये बताइए, क्लास में एक्सरसाइज, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठकर एक्सरसाइज वगैरह करता है? बस इतने ही लोग? अगर अपने आप को कैंसर से बचाना है तो क्या क्या करेंगे आप? सुबह मेडिटेशन कर लीजिएगा। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डाइट। और क्या करना चाहिए? लगभग इतनी, हाँ। बस इतना ही तो है? और है कुछ? हाँ, एक और है। मेडिटेशन का मतलब तो समझ ही रहे हो, ध्यान योग। उसके बाद एक्सरसाइज, जंक फूड खाने से बचिए, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप स्लीप सही होना चाहिए, 6 ही घंटे सोना है, लेकिन अच्छी अच्छी नींद आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप जो भी है, ये रिलेशनशिप अपना दिमाग नैरो करके मत वो करिएगा। रिलेशनशिप का मतलब होता है घर परिवार की जो स्थिति है, वहां पर किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं। और अगर वो अच्छी है तब तो बढ़िया है,
अदरवाइज अवॉइडेड। अब माँ बाप को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। एक्स फैक्टर का मतलब होता है या ऐसा काम जिसको करने में आपको बहुत मजा आता हो, वो भी करना है आपको। जैसे होता नहीं, आपसे पूछा जाता है कि हॉबी क्या है आपकी, तो हॉबी आपकी वही होती है जो आपको बहुत पसंद होती है। तो एक्स फैक्टर का मतलब वो होता है, ठीक है। ठीक है, ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत संतुलित रहेगी, ठीक है। तो और हर एक चीज पर बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, नहीं कि किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस हो जाए। जैसे जब मैंने बोला स्लीप, तो इन्होंने कहा कि आपने स्लीप बहुत बढ़िया बताया है, तो इसका मतलब आप पूरे पार्ट में बस यही करेंगे। हाँ, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो आपसे सवाल था कि भारत में सिटीजन चार्टर के अप्रभावी होने के कारण क्या थे। पहला कारण तो मैंने बताया, खराब गुणवत्ता। तो खराब गुणवत्ता का मतलब जाहिर सी बात होता है, इसका मतलब होगा जो भी सिटीजन चार्टर आया उसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी पाई गई, या उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ठीक नहीं था, या उसका जो सर्विस डिलीवरी का टाइम था वो टाइमलीनेस उसमें फॉलो नहीं किया गया। जैसे एग्जांपल के रूप में किसी स्कीम को लागू करना था हमको 2024 में ही, और अभी तक लागू नहीं हुई हो, या उसको पूरा करना था हमको 2026 तक, वो नहीं पूरा हुआ। हालांकि अभी 2026 आया नहीं है, बस एक बता रहा हूँ कि 26 तक कंप्लीट नहीं हुआ, और जिस काम के लिए उसको बनाया गया था वो उद्देश्य भी नहीं पूरा हुआ। कई बार ऐसा होता है, स्कीम्स आती हैं चली जाती हैं, जनता को पता नहीं चलता। तो जो सूचना का मामला है कि जनता तक सूचना होनी चाहिए कि कौन सी स्कीम आई और कौन सी चली गई, और कौन सी स्कीम हमारे काम की उसमें से थी। कई बार फॉर्म आके चला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। जब लेट मतलब डेट खत्म हो जाती तब हमको पता चलता है कि फॉर्म आया था कोई। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे जनता को ये पता चल सके कि कौन सी स्कीम आई है और कौन सी स्कीम हमारे काम की है। नहीं तो हमको जब इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फॉर्म आएगा चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। पहले तो ये समस्या बहुत ज्यादा थी ना, अभी तो ये समस्या दूर हो गई है। तो अभी भी ऐसा नहीं कि समस्या दूर हो गई, अभी तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सरकार हमेशा वही चीज करना चाहती है जिसमें उसको लगे कि नहीं उससे उसको प्रसिद्धि मिलेगी। दो काम होते हैं, एक तो ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपको फेमस करते हैं, और एक ऐसे डिसीजन जो आपको सच में अच्छा बनाते हैं। जैसे कई लोग हैं हमेशा ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उनको वो मिले कि चारों तरफ उनकी बड़ाई हो। अब जरूरी नहीं कि वो काम हमेशा अच्छा ही हो। जैसे सरकार हमेशा पॉपुलर डिसीजन लेती है, ऐसे डिसीजन लेती है जिससे जनता क्या करे, जनता अपने आप को कनेक्ट कर सके। और वो कनेक्शन जरूरी नहीं है कि वो कनेक्शन करने करने का टारगेट जो है जनता का कल्याण ही हो सकता है उसमें ये हो कि नहीं, हम जितना पॉपुलर रहेंगे आने वाले समय में उतना ही बढ़िया हमको वोटिंग मिलेगी, उतना बढ़िया हमको मतदान मिलेगा, और उससे हम दोबारा सरकार बना पाएंगे। तो सरकारों को कई कई बार ऐसे भी डिसीजन लेने होते हैं जिससे हो सकता है कि जनता उसकी आलोचना करे। जैसे मोदी सरकार ने ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए जिससे जनता ने उनकी आलोचना करी, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में हो सकता है फायदा करे। जैसे ये जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी को कई बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नोटबंदी ठीक नहीं थी, ये पूरी तरीके से एक कुठाराघात था भारतीय अर्थव्यवस्था पर। लेकिन अब इसका अगर दूसरा पहलू सोचा जाए तो ये भी कहा गया था इस बारे में कि इसको लागू करने का एक बड़ा टारगेट ये था कि जो ब्लैक मनी था उस पर एक ताला लगाने का प्रयास था, ठीक है। हालांकि किसी एक स्कीम से ब्लैक मनी या कोई भी भारत की समस्या अचानक से दूर नहीं होगी। कोई भी समस्या दूर करने के कई चरण होते हैं, एक ही चरण में कुछ साफ नहीं होता है। ये जंगल नहीं है, या आपके घर के सामने घास नहीं है जो आपने आग लगा दी और साफ हो गया। समस्याओं का निराकरण करने का तरीका भी होता है, उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो आलोचना हुई लेकिन धीरे धीरे करके मामला सेट हो गया। तो इसका मतलब होता है कि कई बार सरकार ऐसे निर्णय लेती है जो सुनने में लगता हो कि नहीं हमारे लिए नुकसान करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फायदा कर सकता है। या इसी का जस्ट उल्टा, कई बार सरकार ऐसे निर्णय लेती है जिसमें हमको लगता है कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन वो हमको हो सकता है विकलांग करे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो कई बार कर्ज माफी होती है या तरह तरह की स्कीम्स आती हैं, कई बार चुनाव के नजदीक आते आते मतलब जो ही चुनाव एकदम करीब आता है उससे पहले ही बहुत सारी जॉब्स की नोटिफिकेशन आ जाती है।
तो भी अगर आप टाइम से जॉब की नोटिफिकेशन निकाले तो समय से आदमी तैयार करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा, पास होगा। और इतनी अनिश्चितता बनी रहती है कि आदमी हमेशा, जैसे भूखों को रोटी नहीं मिलती है, वैसे भारत में जॉब की स्थिति है कि तैयार है नहीं है, बस रोटी आई है, बस झपट्टा मार दिए उस पे। फिल्मों में देखा ना, जब लोग बहुत गरीब रहते हैं तो ऊपर से रोटी ऐसे फेंकी जाती है, तो एक ही रोटी के पीछे कई लोग कूदते हैं। जॉब, सोचिए कि भारत में ये स्थिति है कि जॉब की इतनी मारामारी है, इतनी मारामारी है कि एक जॉब के लिए, एक सफाई कर्मी की जॉब के लिए पीएचडी होल्डर जो है फॉर्म भर रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इंडियन पब्लिक। और वो क्यों है? वो सिर्फ सरकार क्या कर रही है, टाइम पे वैकेंसी नहीं निकालती है, तरह तरह से भ्रष्टाचार करती है। उसी का परिणाम है कि ऐसे लोग जो अच्छे खासे रिसर्चर्स हो सकते हैं, अच्छे खासे टीचर्स हो सकते हैं, वो सफाई कर्मी के लिए फॉर्म डाल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सफाई कर्मी का जो जॉब है वो बहुत खराब है, बट व्हाट इज योर स्किल एंड व्हाई आर यू अप्लाइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब? मतलब जिसमें आपने पूरा जीवन जिसमें दिया है, आप उसको छोड़ के कोई और काम करेंगे तो ये कहीं से भी ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी जॉब अच्छी बुरी नहीं होती है, जॉब तो जॉब है, सबका अपना अपना काम होता है। लेकिन आपका काम क्या है कि आपने जिसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, अगर उसको छोड़ के आप चले जाएं। अब मैं यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोई बुलाए कि चलो इस कंपनी में तुमको मैनेजर बना दें, तो मैं क्यों बनूंगा? भाई कुछ मेरी भी अपनी, अब अपनी अपना इंटरेस्ट है, मैंने जिसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, मैं उसी में रहना चाहूंगा। मैं क्यों जाऊंगा? भले ही कोई बोले नहीं, वहाँ की सैलरी या वहाँ का पेमेंट बहुत हाई है, नहीं जाऊंगा मैं। क्योंकि मैं वो काम करना ज्यादा पसंद करूंगा जिसको मैं बहुत देर तक कर सकूं। देखो, अगर जीवन में सफल होना है तो एक चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी, वो कि ऐसा काम जिसको करते हुए आपके अंदर बोर आप ना फील करें, ऐसा काम करना होगा। हम्म। समझ आई बात? जी बताइए। समझ आई बात? कोई भी काम करना अपने लाइफ में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी ही, यूपीएससी की तैयारी का अलावा अगर कोई काम को आप कोई काम आपको ऐसा अच्छा लगता हो कि आप उसको 15 घंटे तक करें और आपको अंदर से ये ना फील हो मैंने ये काम किया, तो ही आप जीवन में बहुत सफल होंगे। अगर सिर्फ काम चलाऊं पैसा कमाना हो तो वो काम करिए जिसे आप 10 से 8 काम कर सकें। लेकिन अगर जीवन में सफल होना हो तो वो काम करिए जिसको करते हुए आपको कभी घड़ी ना देखना। जैसे अगर जिसको क्रिकेट पसंद है, उसको क्रिकेट खेलने को बोल दो, वो कभी घड़ी नहीं देखेगा, कभी नहीं। वो कंटिन्यूअसली खेलता रहेगा, कितनी बुरी स्थिति हो, उसको बुखार होगा तब भी वो खेलेगा। लेकिन अभी बुखार हो जाए तो कोई जॉब करने जाएगा? तो वो मोटिवेशन बाहर से आएगा भी नहीं, इनर मोटिवेशन। जैसे ये जो एक्टर्स होते हैं या जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, ये इतना पैसा कैसे छाप लेते हैं? उसका बड़ा रीजन है कि उन्होंने वही काम किया जो उनको पसंद था, और उसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। आप बाहर से खड़े होकर उनको देखेंगे और आप कहेंगे कि मैं तो इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। कर लोगे तुम भी, लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद हो तो। समझ आई बात? जो काम तुम्हें पसंद है वो काम तुम कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसीलिए हमेशा लाइफ में वही काम चूज करना जो तुम ऐसा करो कि वो करते हुए तुम्हें तकलीफ, तकलीफ की तो बात ही छोड़ो, मजा आए वो काम करते हुए, वो काम सेलेक्ट करना। जैसे मुझे यहाँ खड़े होकर पढ़ाते हुए बहुत मजा आता है, मुझे यहाँ थकान नहीं महसूस होती, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का मुंह मैं ना देखूं, ऐसे पर्दा लगा रहे, मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाता रहूं, लेकिन मेरे को पता है ना कि वो जैसे 1-2 घंटे बाद आदमी क्या करने लगता है, सर अब रहने दीजिए, हो गया। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि अब रहने देता हूँ आज के लिए, वो तबीयत हो सकता है खराब हो तब ऐसा बोल, अदरवाइज मैं कभी नहीं। तो हमेशा लाइफ में वही काम चूज करना है। आज से, अभी से उस काम को सर्च करना शुरू करो कि वो ऐसा कौन सा काम, अगर ये है तो इससे बेस्ट कुछ, अगर वो ये काम है यही, मतलब पढ़ाई ही अगर वो काम है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग हैं जिसको ये काम पसंद आ गया, नहीं मुझे पढ़ना है, फिर इससे बेहतर है ही क्या? लेकिन अगर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कोई और काम पसंद हो जो आप इससे बेहतर करें और उसमें आपको मजा आता हो, तो कृपया करके वही करें।
अपना टाइम मत गवाएं। डोंट वेस्ट योर टाइम। पीयर प्रेशर, सामाजिक दबाव, इन सब चीजों को छोड़ो, किनारे कर दो। वो काम करो जो पसंद है। और कोई भी काम हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 को ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 19 क्लास 1 जी, सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड। ठीक है, उनको ध्यान रखते हुए वही काम करिएगा। और आर्टिकल 23 एंड 24 शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। अनुच्छेद 23 और 24 भी ध्यान में रखिएगा। वहां भी कुछ ऐसी बातें करी गई कि वो वाला काम नहीं कर सकते हो आप भारत में। जैसे जबरदस्ती किसी बच्चे को पकड़ के उसको नहीं, उससे काम नहीं करवाना है, या किसी से काम करवाओ इसको पैसा ना दे, ये भी नहीं करना है। कि हमने तो पिछले जन्म में तुम्हारे ऊपर एहसान किया था, तो इस जन्म में पैसा नहीं दूंगा मैं। ये सारी चीजों अवॉइड करते हुए हमेशा वही काम चूज करो जो करते हुए तुम्हें 15 घंटों तक कोई थकान ना महसूस। और तुमको कैसे लगता है कि वो जो टॉपर्स होते हैं, वो टॉपर्स कैसे इतना नंबर उनको मिलता है और कैसे इतनी देर तक पढ़ लेते हैं? जो नहीं बोलते कि मैं 15-16 घंटे पढ़ता था। सच बता रहा हूँ कि वो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उनको मजा आता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको विश्वास नहीं होगा, 21-21 घंटे तक पढ़े हैं। हाँ। अब कंटिन्यू के बीच में पानी वानी पीते थे, वो तो होता है ना, बिना अन्न जल के नहीं। वो एक साथ उन्होंने 2 PhD कंप्लीट करी थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दोनों जगहों से। तो एक ही टाइम पे मामूली चीज है क्या? वो भी भारत में नहीं कि किसी दो सड़क छाप यूनिवर्सिटीज में नाम लिखवा के कर लिया। दुनिया की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, रघुराम राजन भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही पढ़े हैं। समझ आई बात? तो कहने का अर्थ ये है कि वो काम करो जो पसंद है। उन्होंने कर लिया। 3 घंटे सोते थे उस टाइम पे बस। और इतनी बुरी परिस्थिति थी उनके घर की कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस परिस्थिति में तो आप जीवन में 1 घंटा ना पढ़ पाए, 15, 16, 21 की बात ही छोड़ दो। आप उस परिस्थिति में पढ़ ही नहीं पाएंगे जिस परिस्थिति में उन्होंने पढ़ा था। तो हालांकि उनका कंपैरिजन नहीं है, इसलिए क्योंकि वो अलग परिस्थितियों में जी रहे थे, उनके साथ अलग घटनाएं घट रही थी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बहुत, आप इसमें कौन है जिसको सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ाई करना लगता है? ईमानदारी से बताएं प्लीज। सबसे बढ़िया जिसको सारे कामों, जब जैसे 4-5 काम अगर दे दूं विकल्प में, उनमें से सबसे बेहतर पढ़ाई किसको लगती है? अच्छा चलिए विकल्प भी दे दे रहा हूँ। जैसे मुझे ये भी तो नहीं पता है ना कि, नहीं, ऑप्शन वाली बात ही छोड़ दो, वो बाद में आएगा। ऐसा नहीं, वो लोग भी सफल होते हैं ऑप्शन वाले, लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए होता है। जैसे मान लो प्लेइंग। और कुछ विकल्प रह गया क्या? अच्छा हाँ। ड्राइंग। और क्या हो गया? और भी कुछ बचा क्या? अच्छा।
वर्किंग, अच्छा वॉकिंग। वॉकिंग सिर्फ जॉम्बीज को पसंद होता है, वो चौबीसों घंटा चल सकते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि क्यों चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों। ठीक है। अब चलिए इसमें से बताइए, अगर आपको टॉप थ्री सेलेक्ट करना हो तो क्या सेलेक्ट करेंगे? चलिए किसी एक का मैंने सुन लिया, प्लेइंग, स्टडी, ईटिंग एंड सिंग। अभी लग रहा है एक ही व्यक्ति का मैंने सुना, कोई बात नहीं। मतलब इनका दूसरे नंबर पे स्टडी है, ठीक है। आपका पहले नंबर पे क्या रहेगा? हाँ, वॉचिंग मूवी। ओके। सुनीता जी आपका क्या है? इसका मतलब पहले नंबर पे स्टडी किसी को नहीं पसंद है। इसमें सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि इसमें से क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सबसे ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा स्टडी पसंद है। स्टडी, बहुत बढ़िया। और कौन है? एक लोगों को मैं, उनको पसंद है सलोनी जी को स्टडी। आपको भी? सबसे, हाँ। ओके। तो वाई आर यू डूइंग यूपीएससी? फिर तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। जब आपने बोला कि ड्राइंग के बाद स्टडी, तो अभी कह रहे हैं कि आपको मजा आता है। अब अगला सवाल है, दोनों में सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? तो पहले नंबर पे तो स्टडी आ गया ना फिर। इसका मतलब क्या है? इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको स्टडी सबसे ज्यादा पसंद है। तो क्या हम लोग ऐसे लोगों को पढ़ा रहे हैं जिनसे हम सबसे कम आउटपुट की उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, समझ बात समझो। यहाँ तो इतना ऑप्शन है, यहाँ आपके साथ यूपीएससी की तैयारी में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ उसी करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं विदेश से। जो कहीं कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया से नौकरी छोड़ छोड़ के आए हैं, 3-3 लाख पर मंथ के पैकेज को छोड़ के, सिर्फ प्रिपरेशन के लिए आए हैं यूपीएससी की। यू आर competing with those giants of the UPSC. So I don't think you should be considering the options. You don't have to consider any kind of option in studies. If you are studying for UPSC, then you have to choose only one, studying UPSC. देखिए हॉबीज हो सकती हैं, बट इफ यू आर प्रेफरिंग प्लेइंग एंड वाचिंग मूवीज, देन इट इज। तो वही तो मैं पूछ रहा था ना कि वहाँ जो तीन लिस्ट लिखी है, इनका पहले नंबर प्लेइंग है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट फ्रॉम यू? नहीं नहीं, मैंने हॉबीज नहीं पूछा। मैंने ये पूछा इनमें से सबसे बेहतर क्या अच्छा लगता है आपको। वही चीज कि वो हॉबी, अगर हॉबी ही समझो, तो वो हॉबी जो आपको सबसे पसंद हो, क्यों ना उसी को कैरियर बना लिया जाए। व्हाई नॉट? सही है कि नहीं चाहिए? जैसे मान लो अगर आपको प्लेइंग पसंद है, तो गो एंड मेक योर करियर इन प्लेइंग स्पोर्ट्स। मैं देखो, मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन इन दिस क्लास, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको एक्चुअली में जो पसंद है वो करिए। ये गलती से निकल गया सही, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई वो थोड़ी ना कह रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि आपने जीवन में बहुत ज्यादा लंबा समय गुजार दिया है। अगर अभी भी एनी काइंड ऑफ डाउट हैपनिंग इन योर माइंड, देन गो एंड चेंज। यहाँ पर वो लोग सफल होंगे जिनके पास
सिर्फ यही होगा कि नहीं मेरे पास इसके अलावा कुछ विकल्प नहीं है। वो विकल्प मजबूरी की वजह से नहीं, वो उन्होंने सेल्फ डिटरमाइन किया है। आई हैव डिटरमाइंड माई सेल्फ दैट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तभी आप पास हो पाएंगे। ये एक बिटर रियलिटी है, एक कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दी तो एक आएगा बंदा पीछे से, वो कुचल के आगे चला जाएगा, और तुम सिर्फ बैठ के रहोगे, और दो चार लोग आएंगे सांत्वना देके चले जाएंगे। इससे ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से। ठीक है। आज मैं इसलिए इतना लेक्चर दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाए। देखो, जीवन का सबसे बड़ा सर्च क्या है जानते हो? जीवन की सबसे बड़ी खोज कि मुझे आनंद किस में आता है। आनंद की खोज ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी खोज है। उसके जीवन का सबसे बड़ा तय रास्ता जो है वो उस तरफ जाता है कि मुझे कहाँ सबसे ज्यादा आनंद मिले। अगर किसी मनुष्य ने ये खोज लिया कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है, तो वही महान बनता है आगे चल। महान का मतलब वही असली में मनुष्य माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने खोज लिया, विवेकानंद जी ने खोज लिया, बुद्ध जी ने खोज लिया, रामकृष्ण परमहंस ने खोज लिया, अंबेडकर साहब ने खोज लिया। उनको लगा कि सामाजिक जो समाज में इतनी बुराइयां व्याप्त हैं, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने उस पर काम किया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह में अपना जीवन। तो ऐसे ही आपको भी खोजना पड़ेगा कि व्हाट इज अल्टीमेट एक्सटेसी, व्हाट इज अल्टीमेट एक्सटेसी, व्हाट इज इटर्नल एक्सटेसी इन आवर लाइफ। वो क्या अनंत आनंद है जहाँ का आनंद कभी समाप्त ही नहीं होगा। वैसे भी ये जो चीजें चल रही हैं सारी चीजें तो क्षणिक है ना। ये सब क्या है? क्षणिक है। कहा गया है कि जैसे इसमें किसी को बहुत पसंद होगा कि मुझे ये वाली मिठाई बहुत अच्छी लगती है, बट उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। जैसे आपको वो मिठाई बहुत अच्छी लगती है, अभी एक केजी खिला दिया जाएगा तो सारा आनंद खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक केजी मिठाई खा ले, उसके बाद वो मिठाई नहीं पसंद होगी आपको, तो फिर आप ये कैसे मान लिए कि वही मुझे बहुत पसंद है? तो इसलिए पसंद नापसंद को सर्च करते हुए एक चीज का ध्यान दे कि कौन सी चीज कितनी परमानेंट है आपके लाइफ में, वो बहुत मायने रखती है। ऐसी कौन सी चीज है जो जिसको कर करके रोज आपको मजा आएगा, वही करना है। ऐसा कौन सा काम है जिसको करते हुए हमको रोज मजा आए, एक दिन नहीं, रोज। जैसे क्रिकेट खेलते हुए रोज मजा आएगा, सही है कि नहीं? जैसे जिसको क्रिकेट पसंद है, उसको तुम रोज क्रिकेट खिलाओ, उसको रोज मजा आएगा। पता नहीं ऐसा कौन सा आनंद है, रोज मजा आएगा। लेकिन रोज पढ़ते हुए मजा नहीं आता है। लगातार 4 दिन पढ़ते हैं, पांचवें छठवें दिन गोल मार देते हैं। तो वो काम करो जिसमें जिसको करते हुए रोज मजा आए। जैसे रोज खाना खाने में मजा नहीं आता, लेकिन नई नई डिशेज मिले तो रोज मजा आए खाने। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी रोज मिले तो नहीं मजा आएगा, लेकिन अगर नई चीजें मिले तो रोज मजा आएगा। इसलिए क्या स्टडी करते हुए भी रोज रोज मजा आता है आपको? डू यू फील दैट जॉय एवरी डे? या तो फिर हम ये मान ले, या तो ये जितनी बातें मैं बता दिया, या तो इसको अलग करके ये मान लूं कि नहीं, स्टडी चीज ही ऐसी है जिसमें कभी मजा आ ही नहीं सकता। आ सकता है ना, तो वो मजा क्यों नहीं आ रहा है? अगर आ जैसे अगर वो मजा आ सकता है तो क्यों नहीं आ रहा है? अगर आता है, मान लेता हूँ कि आ रहा है, कोई बात नहीं, मान लेता हूँ, ठीक है। बट मेरा टारगेट यही था कि आपको वो चीजें बता सकूं जिससे आपको सच में पता लग जाए कि क्या असली आनंद है। वो काम करते हुए, जो काम रोज करें उसमें मजा आए, वो काम अगर आपने सीख लिया तो फिर आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं बन पाएगा। शाहरुख खान क्यों इतने बड़े एक्टर बन गए, या इतने अमीर क्यों हो गए? क्योंकि उनको उसी काम में मजा आया करते हुए। और वही काम करिएगा अपने लाइफ में जिसको करते हुए आपको बहुत मजा आए। अब ये नहीं कि कोई गलत काम करने लगे, मुझे तो वो भांग पीने में बहुत मजा आता है, चलो वही शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। ये चीजें काम से रिलेटेड होनी चाहिए, वो भी वही हो गई। और जीवन में कभी वो काम मत करेगा जिससे आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचे। ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। जीवन में ऐसा कभी कोई काम नहीं करना जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान हो। आपकी तबीयत खराब है क्या?
मुझे लगा आप मेरी बात सुन के भावनाओं में बह के रोने लगे। मैंने कहा इतना इमोशनल बात तो नहीं किया मैंने। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो जहां तक आपने कंप्लीट कर लिया वहां तक बता दीजिए, फिर उससे आगे मैं चलूँ। पीडीएफ के हिसाब से बताइए, क्योंकि अधिकतर लोगों ने पीडीएफ लिखा हुआ है।